हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद असू। आज हम लोग देखेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पेपर होने वाले हैं जनवरी में, उनके लिए जीएस का जो है मॉक टेस्ट है। और ये मैं 20 मॉक टेस्ट कराऊंगा और जो भी मैं इनमें क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसको अच्छे से नोट करें। और बहुत ही आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुका हूँ ग्रुप सी का। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ आज स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में, और ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आप आसानी से जो भी हिंदी में देखता है या अंग्रेजी में दोनों के लिए लाभकारी रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिक में अनुसंधान के लिए स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? What is the name of research station established by the Indian government for conducting research in the Antarctica? तो ये जो अंटार्कटिका में भारत का कौन सा जो है वो है रिसर्च स्टेशन, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ पे है? ये साउथ पोल पे क्या है? अंटार्कटिका है जो साउथ पोल में। जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये जो साउथ पोल है यहाँ पे है अंटार्कटिका, और उसी में एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और दो रिसर्च स्टेशन और हैं, उनका नाम है, एक है भारती और एक है एक भारती और एक मैत्री। भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये सारी कहाँ पे रिसर्च सेंटर हैं? ये साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका पे भारत के रिसर्च सेंटर हैं। और भारत में नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च के हेडक्वार्टर कहाँ पे? एक जो संस्थान है पोलर पोलर ओशियन रिसर्च के लिए, तो वो है गोवा में। ठीक, गोवा में है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पोलर ओशियन रिसर्च सेंटर। ठीक है, और अगर बात करें साउथ पोल की, तो साउथ पोल पे ये तीन जो है रिसर्च स्टेशन है और ये अनमेन्ड है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु कंपोज द अयोल इंस्क्रिप्शन? अयोल शिलालेख की रचना किसने की? तो अयोल शिलालेख की रचना की है रवि कृति ने। ठीक, और जो रवि कृति है ये कोट पोइट है किसका? ये कोट पोइट है पुलाकेशन का। पुलाकेशन का क्या है? ये कोट पोइट है। और इस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या है? इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को जो हर्षवर्धन को पुलाकेशन ने जो हराया था उसके बारे में ये चीज लिखी है अयोल इंस्क्रिप्शन में, और ये लिखी है रवि कीर्तिन में, जो पुलाकेशन का एक कोट पोइट है। ठीक है, और अगर और बात करें तो जो पुलाकेशन है वो कहाँ का राजा है? बादामी का, बादामी या बातापी। ठीक है, और इसको भी हराया गया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट द्वारा, और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने इसको हरा के टाइटल क्या लिया? वातापी कोंडा। वादामी या वातापी कहते थे इसे। ठीक है, तो इसका टाइटल इसने क्या लिया? वातापी कोंडा। वातापी कोंडा का टाइटल किसके पास है? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के पास, जिसने कि किसे हराया था? पुलाकेशिन द्वितीय को। ठीक, और पुलाकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन के टाइम काल में क्या हुआ था कि एक चाइनीज पिलग्रिम यात्री, मतलब चाइनीज यात्री आया था जिसका नाम क्या था? ह्यून सांग। ठीक है, और हर्षचरिता इनके ऊपर एक बुक लिखी थी, हर्षचरित्र। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने इनके ऊपर क्या लिखी थी? हर्षचरिता लिखी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप साथ में याद रखें। और रवि कृति ने अयोल इंस्क्रिप्शन लिखी थी जिसमें लिखा था पुलाकेशिन द्वितीय ने
पुलकेशिन ने इसे हराया था हर्षवर्धन को, राजा हर्षवर्धन को। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो वर्ल्ड व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? मतलब कि WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1995 को, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर WTO को कहाँ है? WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? WTO का। और WTO की प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे? तो ये है, मतलब कि आज आज जो भी है तो ये है नगोंजी एकोंजो एविएलो, नगोजी नगोजी ओकोंजो इविएला, ठीक। ये प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में। और WTO जो है, WTO का नाम 1995 से पहले क्या था? जब 1995 से पहले इसका नाम था गेट, ठीक है। गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड, ठीक है। ये जो है WTO का पहले नाम क्या था? गेट। और गेट एट जो काउंसिल हुई थी उरुग्वे में, एक काउंसिल मीट हुई थी कहाँ पे? उरुग्वे। उरुग्वे एक साउथ अमेरिका में क्या एक कंट्री है, उरुग्वे। उरुग्वे में तब इसकी गठन किया गया था कि गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? WTO कर दिया जाए। कब? एट्थ काउंसिल में। उससे पहले क्या था? गेट। और गेट बना था 1948 में, ठीक, 1948 में। और अगर बात करें तो ये हो गया गेट। गेट के बारे में, गेट का अभी प्रेजेंट में नाम क्या है? WTO। और WTO कब पड़ा था? 1995 में, जब एट्थ राउंड हो रहा था उरुग्वे का, तब उरुग्वे में, ठीक है। और ये बना किस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग था? डंकन अकॉर्ड, डंकल अकॉर्ड के अंतर्गत ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मतलब कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है वो प्रकाशित करता है? तो ये करता है UNDP, ठीक। डी ऑप्शन जो है वो सही है। UNDP मतलब यूनाइटेड, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UN की कोड ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। तो UNDP जिसके अभी प्रेजेंट में कौन है अध्यक्ष? ये है अचीम स्टेनर, ठीक। अचीम स्टेनर। और अगर UNDP की बात करें तो ये किसकी रिपोर्ट देता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो देता है UNDP। अगर बात करें ILO के बारे में, अब ये तो डी तो आंसर हो गया, लेकिन अब और भी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे WTO के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये 1995 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके प्रेजेंट में प्रमुख कौन है? नकोंजी ओकोंजो एविएला है। और ILO बात करें तो ये बना था 1990 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इनके प्रमुख कौन है? गिलबर्ट होंगो, गिलबर्ट होंगो, ठीक। ये हैं इसके प्रमुख। और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में।
जिनेवा में। ठीक। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है कब बनी थी? 1945 में। 1945 में जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने थे, जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। ठीक। और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के अभी प्रमुख कौन है? अजय बांगा, अजय बांगा। और एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। ठीक। इन्हें ब्रेटन वुड्स कहते हैं। और आईएमएफ जो है इसके हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। तो अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है, जो मेंबर नेशन है, जो भी इनके मेंबर हैं, वो 90 प्लस हैं, 193 या 4 के लगभग हैं। तो जो इन्हें जो लोन देता है, लोन, वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म। ठीक है। और आईएमएफ देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन। ये अंतर है। और ठीक है। और जो आईएमएफ है, एक रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक। ठीक। ये भी याद रखें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और जहाँ पे यूएनडीपी के हेडक्वार्टर हैं, वहीं पे किसके? यूएनओ के हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। इसके भी हेडक्वार्टर हैं। और ये बना था 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? तभी यूएन डे भी मनाया जाता है, यूएन डे मनाया जाता है। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रिवर आइलैंड माजुली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जो रिवराइन आइलैंड मतलब कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में, किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक। तो सी इज द राइट आंसर। ये हो गया। अब अगर बात करें इसकी, जो आइलैंड है ये रिवराइन आइलैंड, तो ये पहली बात तो है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे है और असम में है, असम में। ठीक। और असम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? माजुली द्वीप। ये तो क्वेश्चन ही है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप माजुली द्वीप के आसपास कौन सी नदियां और मिलती हैं? सुबानसिरी, 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 धनसिरी, धनसिरी, कामेंग, देवांग। ये सारी नदियां कहाँ पे मिलती हैं? ये माजुली द्वीप में आके मिलती हैं, माजुली द्वीप के पास में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं ये। ठीक है। और रिवराइन आइलैंड बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि रिवर जो है वो दो पार्ट में बट जाती है। और यहाँ पे बीच वाला पार्ट माजुली द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बारे में बात करें, जिस नदी पे है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो चेमयंगदंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में। कहाँ से निकलती है? ओरिजिन इसका देखें, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि जहाँ से उद्गम है। उद्गम कहाँ पे है? चेमयंगदंग, चेमा यंग दंग ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि हिमनद। ठीक। चेमा यंगदंग हिमनद से निकलती है। और ये अगर इसका एक डायग्राम बनाए, जैसे कि भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा बनाए अगर हम लोग, कि नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ पे ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये तिब्बत है ना, ये तो नेपाल हो गया। ठीक। और अब नदी बनाए यहाँ पे, एक है क्या? चेमंगदंग ग्लेशियर, यहाँ से ये रिवर निकली, और ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। ठीक। उसे यहाँ पे दिबांग रिवर के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और फिर इसके बाद यहाँ पे है क्या? असम, असम में निकलते हुए, और ये यहाँ पे
बांग्लादेश में गिर गई। तो ये नदी किसका है? ये नदी का एक रूट है, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे है मेघालय। ठीक, मेघालय से नहीं, यहाँ से निकल गई, और यहाँ पे ये बीच में आसाम है, और यहीं पे क्या है, ये माजुली आइलैंड है। अब अगर ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करें तो इसे तिब्बत में क्या सांगपो रिवर भी कहते हैं, सांगपो। ठीक, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिबांग रिवर, दिबांग। ठीक, और ये देहांगार से एंटर होती है, देहांगार जो कि नंगा पर्वत के जो नामचबरवा पर्वत के बगल में है, वहाँ से एंटर होती है, और दिबांग नदी कहलाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और ये तिब्बत में, या चाइना में कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत पार्ट किसका है, चाइना का। और ब्रह्मपुत्र नाम केवल कहाँ पे, असम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और इसी के नाम पे एक मिसाइल भी है, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो किसके नाम पे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को रिवर, तभी ये इंडो रसिया से रसिया मिला हुआ ये प्रोजेक्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल। और जो सांगपो रिवर है, यही ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ पे गिरती है, जब ये क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और ये जो रिवर है, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकली ये, और यहाँ पे जाके ये डेल्टा बनाती है, मतलब कि गंगा रिवर भी किस में मिल जाती है अल्टीमेटली, उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर में। और बांग्लादेश में ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व का। ठीक है, और जो जब ये मिलते हैं गंगा और यमुना, गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर मेघना बनती है, मेघना मिली हुई धारा है, क्योंकि इसे जमुना कहते हैं, उससे पहले की धारा को जमुना कहते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में। तो जो ब्रह्मपुत्र है उसके नाम सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना हो गए, और गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब ये दोनों मिल जाती हैं, इनकी मिली हुई धारा को मेघना कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, मतलब कि विटामिन सी का जो है वो सबसे रिचेस्ट स्रोत क्या है, तो वो है ऑरेंज। ऑरेंज है, जितने भी ऑरेंज है, जैसे कि और लेमन है, ये क्या है, विटामिन सी जो है इनमें प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इसका एक क्या है, साइंटिफिक नेम है। और विटामिन सी की कमी अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाएगा। और जो स्कर्वी रोग हो गया, उससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक, और विटामिन सी जो है वो केवल केवल किससे मिलता है, केवल प्लांट फूड से, मतलब कि पौधों से, केवल प्लांट फूड से मिलता है, प्लांट फूड से, मतलब कि दूध में, दूध जो होता है एनिमल के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, मिल्क में, मिल्क में फिर क्या नहीं होगा, मिल्क तो एनिमल फूड है ना, तो केवल प्लांट से विटामिन सी होता है। और मिल्क में क्या होता है, मिल्क मिल्क जो एनिमल से प्राप्त होता है, तो इसमें विटामिन सी जो है वो नहीं होता है, और विटामिन सी नहीं है। और विटामिन सी का काम क्या होता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कराना, मतलब आयरन आयरन का अवशोषण। आयरन आयरन क्या है, एक मिनरल है, तो वो भी नहीं होता। तो मिल्क में दो चीजें नहीं होती, एक विटामिन सी और एक ये आयरन। ठीक, और केवल प्लांट फूड से ये मिलता है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो खाना बनाते हैं जब हम लोग, तो सबसे ज्यादा लॉस किस विटामिन का होता है, विटामिन सी का ही लॉस, सबसे ज्यादा लॉस होता है, सबसे ज्यादा ह्रास, ह्रास किसका होता है, विटामिन सी का। और विटामिन सी का जो सबसे ज्यादा ह्रास होता है, क्योंकि विटामिन सी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल
विटामिन है। ठीक, वाटर सोल्यूबल में कौन कौन सी आती है? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तभी सबसे ज्यादा लॉस भी होता है। प्लांट फूड से केवल विटामिन सी मिलती है। साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्वी और मसूड़ों में खून आना। ठीक, और मिल्क में ये विटामिन सी नहीं होती है, और विटामिन सी नहीं होगी तो आयरन भी नहीं होगा, तभी मिल्क को क्या कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं, कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं तभी मिल्क को। और अगर और बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो है वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। फंक थे, उन्होंने विटामिन वर्ड दिया था। और विटामिन एक तो वाटर सॉल्युबल बता दिए, और दूसरे कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल भी होते हैं। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक, ये विटामिन फैट में घुलने वाले होते हैं, ये वाटर में। अब जो वाटर में घुलने वाले हैं, अगर इनका एक्सेस में कंजप्शन कर लिया जाएगा तो क्या वाटर में ये टॉयलेट के माध्यम से निकल जाएंगे, लेकिन फैट वालों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल विटामिन है, जिससे कि आगे कुछ दिक्कत भी हो सकती है ज़्यादा विटामिन से। तो बी और सी तो वाटर सॉल्युबल है, तो वो घुल जाते हैं ज़्यादा एक्सेस मात्रा में अगर खाते हैं हम लोग तो इसका रिचर्ड सोर्स हो गया ऑरेंज, ये तो आंसर हो गया सी। ठीक, और टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है किसमें? टमाटर में। और ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और इसका काम क्या है? रस्ट स्पॉट हटाने में भी इसका कार्य, इसका यूज किया जाता है तभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी के जनक है एडवर्ड जीनर, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, वैक्सीन जो कि कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की ये इन्होंने ही खोजी थी। और स्मॉल पॉक्स ही है जो सबसे पहले, सबसे पहले पहले खत्म होने वाली बीमारी कौन सी थी? इरेडिकेट होने वाली कौन सी थी? ये स्मॉल पॉक्स थी, खत्म होने वाली बीमारी। ठीक है, और अगर लैंड स्टीनर की बात करें तो लैंड स्टीनर, तो डी तो हो गया सही आंसर। अब लैंड स्टीनर की अगर बात करते हैं तो लैंड स्टीनर, ये जो मैं साथ में क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो साथ में आ रहे हैं यही मेन क्वेश्चन है, क्योंकि एज इट इज ये क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी मुझे याद आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वही क्वेश्चन पूछने जाने की ज्यादा संभावना है। तो इस वजह से जो साथ की एक्सप्लेनेशन है और जो कनेक्शन है वो आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि इस एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है, जिससे कि हम लोगों को चीजें याद भी हो जाएंगी। तो अच्छे से याद करें, क्योंकि साथ में जब कनेक्ट करके याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम जब देखते हैं ना कोई चीज तो याद हो जाती है, रटने से याद नहीं होता है कोई चीज। तो लैंड स्टीनर की अगर बात करते हैं तो लैंड स्टीनर जो है, कार्ल लैंड स्टीनर इनका फुल नाम है, और इन्होंने ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, और ब्लड ग्रुप कौन से हैं? बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप हैं जिनके बारे में किसने बताया था? लैंड स्टीनर ने बताया था। और जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने क्या, इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया। ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया बताया था। और बीसीजी जो वैक्सीन है, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन है? बीसीजी। इन्होंने बैक्टीरिया किसका बताया था? टीबी के बैक्टीरिया को बताया था। बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। और उसके बाद अगर टीबी की वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये बीसीजी वैक्सीन है। और बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट एंड ग्यूरिन। तो कालमेट ग्यूरिन जो है जिन्होंने टीबी की वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, ये वैक्सीन है, वैक्सीन है किसकी? टीबी की, टीबी की वैक्सीन है, और इसमें कालवेट ग्यूरिन जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये वैक्सीन खोजी थी। ठीक है, और लुई पास्चर, अगर लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ
मिल्क के बारे में किसने बताया था? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने जो मिल्क को पॉस्चराइज करने के दो टेम्परेचर बताए थे, एक हाई टेम्परेचर मेथड और एक लो टेम्परेचर मेथड। मतलब एक ज़्यादा ताप वाला, एक कम ताप वाला। तो हाई टेम्परेचर में 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए और 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 30 मिनट के लिए अगर हम लोग बॉयल करें मिल्क को, तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। और ये फादर ऑफ पॉस्चराइजेशन या ये लुईस पास्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से जो है कौन सा जो है वो मैच नहीं है करेक्टली। ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड होने वाला ऑर्गन ये है, मतलब कि ये डिजीज है, ये ऑर्गन है, या कौन सी चीज इन्फेक्ट होती है। तो टीबी से लंग्स, ठीक है ये। तो फिलेरियासिस से लिम्फ नोड, ये भी ठीक है। फाइलेरिया से लसका ग्रंथि। और इंसेफेलाइटिस से हार्ट, ये नहीं है। मतलब कि यही आंसर है, यही पूछ रहा है, नहीं है ना। तो सी इज द राइट आंसर। और ल्यूकीमिया ब्लड सेल्स, ठीक है। ठीक है, ल्यूकीमिया को कहते क्या है? ल्यूकीमिया ब्लड सेल से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, इनकी कमी हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनाइजेशन। और ल्यूकीमिया को कहते क्या है तभी? ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। कैंसर अब क्यों कहते हैं? कि इनकी कमी हो रही है। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट भी, तभी ल्यूकोसाइट्स दूसरा नाम किसका है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम भी है ये। तभी ल्यूकीमिया मतलब इनकी कमी, ईमिया, ईमिया मतलब कमी, और ल्यूकी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी, तभी उसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। ठीक है। और ब्लड सेल्स कितने प्रकार की हैं हम लोगों के पास? ये आरबीसी हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और फिर डब्ल्यूबीसी जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और तीसरी प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स। और आरबीसी में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी जो सेल्स हैं, ब्लड में जो पाई जाने वाली सेल्स हैं, उनमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और तभी इन्हें क्या कहते हैं? आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका कार्यकाल 120 दिन होता है। और ये खत्म कहाँ होते हैं? लिवर व एंड स्प्लीन में ये खत्म होते हैं। यानी कि लिवर यानी कि यकृत, और स्प्लीन यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन में खत्म होते हैं। स्प्लीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लिवर और स्प्लीन, हिंदी नहीं याद आ रही इसकी। और एक न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। और ब्लड एक, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड एक क्या है? ब्लड एक टिश्यू है, जो कि कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक ब्लड, ब्लड है। ब्लड को क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। टिश्यू होते क्या हैं? जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ वर्क में होते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक। और टिश्यू की स्टडी क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। ठीक, तो ये तो हो गया सी इज द राइट आंसर, ये यहाँ पे चले गए थे। और जो इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलाइटिस एक्चुअली में फ्लेरियसिस को कहते हैं क्या? इंसेफेलाइटिस, मतलब कि फ्लेरियसिस और इंसेफेलाइटिस एक दूसरे का नाम है। और ये होता किससे है? ये होता है, ये है गोल कृमि। गोल कृमि यानी कि राउंड वॉर्म से होता है, राउंड वॉर्म। ठीक, राउंड वॉर्म से होता है, ना बैक्टीरिया ना वायरस, ये वॉर्म से होता है। और ये एक वॉर्म से होने वाली डिजीज है, जो कि राउंड वॉर्म से होती है, फ्लेरेसिस या लिम्फ, जिसमें कि लिम्फ नोड्स जो हैं इन्फेक्टेड होते हैं। और टीबी के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर हृदय की बात करें, हार्ट के बारे में बात करें, तो हार्ट की स्टडी क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी
और कार्डियोलॉजी। ठीक है। और हार्ट के आसपास एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब कि जैसे कि ये हार्ट है अपना, जो कि 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ठीक, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो 4 चैम्बर हार्ट होता है और इसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक, मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और हार्ट अपना 4 चैम्बर है, और हार्ट में, जो ह्यूमन हार्ट है, उसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कि द्विसंचरणीय होता है, डबल सर्कुलेशन लेशन। इसका मतलब क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन की मतलब कि जो लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट है पॉइंट, ये राइट है पॉइंट। तो लेफ्ट वाले जो पार्ट में है, इस वाले में, जैसे कि मैं ब्लू कलर का जो कर रहा हूँ, ये इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऐसा ब्लड जो कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि गंदा ब्लड जो है वो इस साइड रहता है, लेफ्ट वाली साइड, और राइट वाली साइड जो है, जो ये है, ये राइट साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक ही टाइम पे क्या है, दो जो है, दो प्रकार के इसमें ब्लड, एक तरफ गंदा है एक तरफ साफ है, मतलब एक में ऑक्सीजन की मात्रा, इस वाले में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। तो तभी क्या कहते हैं, इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जो 4 चैम्बर हार्ट है, इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तीन जो है, तीन जो ना बाल्ब लगे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और राइट वाले में 2 लगे होते हैं, जिन्हें बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। चलो तो इतना ही रखते हैं। और बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, रॉक्स। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। मतलब वह जो चट्टानें जो मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनी है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। ठीक, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। अब अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पृथ्वी जो है वो गर्म थी, फिर उसके बाद क्या, ऊपर, जैसे कि ये मान लो पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक। अब इसमें क्या है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये क्रस्ट वाला पार्ट है। ठीक, ऊपर अभी आगे की अगर बात करें तो ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक, फिर उसके नीचे वाली लेयर कौन सी है, ये ऐसी हॉरिजेंटली बना रहा हूं मैं, फिर क्या है, मेंटल, और फिर उसके बाद क्या है, कोर है। तो मेंटल कौन सी लेयर है, जो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर है। ठीक, मेंटल लेयर की अगर हम बात करें, मेंटल लेयर की ये, ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें मैग्मा है। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे जब, और ऊपर जो क्रस्ट है, सबसे पहले क्रस्ट है ऊपर वाली लेयर, और अगर हम लोग ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है जो मैग्मा वाला पार्ट, और एक सॉलिड पार्ट है। ठीक, सॉलिड। तो अगर ये क्या है कि जो क्रस्ट वाली लेयर है, ये प्लेटों में, काफी प्लेटों में बटी हुई है। ठीक, 7 मेजर प्लेट हैं, जो कि और छोटी छोटी बहुत सारी हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें डिस्ट्रक्शन, मतलब कि उनमें टकराव, या दूर जाती हैं, मतलब पास आती हैं या दूर जाती हैं। तो जब ये दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ से क्रैक आ जाता है, जिससे कि मैग्मा ऊपर निकलेगा। ठीक, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी कभी चट्टानों का चैप्टर होगा उसमें बताएंगे, ज्योग्राफी में। तो ये ऊपर निकलता है मैग्मा। ठीक, मैग्मा ऊपर निकलेगा और क्या होगा, यहाँ से निकल के ये यहाँ पे फैल जाएगा, और फैल के क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके क्या होगा, ये जम जाएगा, और जम के कौन सी चट्टाने बनाएगा, ये बनाएगा आग्नेय चट्टाने। ठीक, अगर मैग्मा पतला है तो ये जमीन पे फैल के क्या बनाएगा, आग्नेय चट्टाने बनाएगा और पठारी रूप बनाएगा, ना कि पर्वत रूप बनाएगा। पर्वत रूप कब बनाएगा, जब जो मैग्मा है, मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो क्या क्या होगा कि मैग्मा निकलेगा,
क्योंकि अब गाढ़ा है, अगर मैम ये तो पतला है तो फैल गया, और गाढ़ा है तो क्या करेगा, ये ज्वालामुखी पर्वत जो है वो बना देगा। ठीक है, क्योंकि जब निकलता है मैग्मा तो क्या होता है, ज्वालामुखी उद्भव होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक बन जाएगा। अब जब इग्नियस रॉक अगर बने हैं तो इनमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी। पहली बात तो जो मैग्मा होता है वो बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। तो क्या होगा, जो भी इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें कोई भी लेयर्स नहीं पाई जाएंगी। पहली चीज तो ये हो गया। सेकंड चीज क्या हो गया, अब कोई भी लेयर क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि एक लेयर जो अगर मैग्मा की जम गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर जब आई तो क्या हुआ कि इस लेयर में बिल्कुल मर्ज कर गई, क्योंकि उसको भी गर्म करके मेल्ट कर दिया बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये किसकी खासियत है, ये इग्नियस जो रॉक्स हैं उनकी खासियत है कि उनमें कोई भी लेयरिंग नहीं पाई जाएगी, कभी सेम टाइप का लगेगा ये। और दूसरी चीज, अब इतना गर्म है जब, तो इसमें क्या होगा, कोई भी फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, यहाँ पे अगर मान लो को यहाँ पे ये एक लेयर हो गई, जम गई, फिर उसके बाद उसमें पेड़ या और कुछ जीव जंतु गिर गए, उसके बाद दूसरी लेयर आई, तो उसमें फॉसिल्स बन जाने चाहिए, लेकिन इसमें फॉसिल्स नहीं बनेंगे क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो आग्नेय चट्टान है उसमें नो फॉसिल्स फाउंड, नो फॉसिल्स फाउंड, मतलब उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होंगे। ठीक, तो ये आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टानों को तभी क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक यानी प्राइमरी रॉक, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, इग्नियस। ठीक, तभी तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बनी कौन सी चट्टान है, इसके बाद बनी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इसके बाद बनी इसके ऊपर, अब जैसे इसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, इन पे हवा और टेम्परेचर का विदरिंग होने के कारण ये बनी। अब इसमें क्या है, जैसे कि इनका टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इनके ऊपर बनी ना, ये मैग्मा से तो बन नहीं रही, इसी से जो जमी हुई है उसी से बनना है। तो इसमें अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनी तो इसमें क्या हुआ, इसमें लेयर्स पाई जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये इतना तो टेम्परेचर नहीं है ना, तो इसके ऊपर और लेयर लेयर बनी, और इसके ऊपर अगर बीच में कभी कोई भी नदी पानी लेके आई, जो भी आया उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे दब के क्या हो गया, इसमें फॉसिल्स भी मिलेंगे। तो मतलब इसका उल्टा क्या हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक में, ये इग्नियस रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉसिल्स भी पाई जाएंगे और इसमें लेयरिंग भी पाई जाएगी, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब फॉसिल्स में हम लोगों को तभी, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या, जो भी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे कहाँ से मिलते हैं, हमेशा सेडिमेंट्री रॉक से। और पूरी क्रस्ट में, मतलब पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट तो ही क्रस्ट है ये। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी रॉक्स पाई जाएंगी, ये मैक्सिमम जो एरिया में कौन सी रॉक्स पाई जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो इग्नियस रॉक्स, क्योंकि उसके नीचे सारी कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक, और सेडिमेंट्री रॉक की जो क्रस्ट में मोटाई लगभग कितनी हो गई है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर के लगभग हो गई है, 20 से 30 किलोमीटर के लगभग हो गई है। और सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया, और इसके बारे में हम लोग देख लिया, इसमें फॉसिल्स क्यों पाए जाते हैं, इसमें लेयरिंग पाई जाएंगी, क्यों पाई जाएंगी, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग बात करें अगर मेटामॉर्फिक रॉक की, फिर इसके बाद जो है इन पे टेम्परेचर प्रेशर के अंतर के कारण क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बन जाएंगी, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के बाद बन जाएंगी। तो रॉक्स में हम लोगों ने तीन चीज प्रकार की रॉक थी, एक इग्नियस, एक मेटामॉर्फिक, एक सेडिमेंट्री, और एक मेटामॉर्फिक। ठीक, तो ये फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो ये हम लोगों ने बेसिक थोड़ा सा देख लिया। वैसे आंसर क्या होगा, इग्नियस रॉक्स जो है वो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेडिएशन यूज्ड इन द फिजियोथेरेपी आर, मतलब कि फिजियोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाले विकिरण हैं। फिजियोथेरेपी में जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है,
तो उसमें यूज किया जाता है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, और इंफ्रारेड रेज यूज की जाती है क्योंकि ये इनका काम क्या है, ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट छोड़ता है, हीटिंग इफेक्ट देती है ना, हीटिंग इफेक्ट देती है। जैसे कि क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देने से क्या होता है, ये फिजियोथेरेपी में यूज होता है। और इंफ्रारेड रे जो रिमोट है, टीवी का जो रिमोट है उससे रेड रेड लाइट जलती है, तो उसमें भी क्या निकलती है, इंफ्रारेड रेड्स रेज निकलती हैं। अगर बात करें एक्स रेज की तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करें अगर एक्स रे की, तो एक्स रे की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने की थी, रोएंटजन ने की थी। रोएंटजन ने किसकी खोज की थी, एक्स रे की खोज की थी। और गामा रे, गामा रे की, गामा रे की अगर बात करें तो गामा रे में जो है गामा रे जो है सबसे लास्ट में निकलती है, अल्फा बीटा और गामा, मतलब कि गामा सबसे बाद निकलती है किसमें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, रेडियो एक्टिव एक्टिव सब्सटेंस में जो है, जो रेज निकलती है ना अल्फा बीटा गामा, तो उसमें अल्फा बीटा और सबसे लास्ट में कौन निकलती है, गामा रेज निकलती है। और सबसे हानिकारक रेज कौन सी है, गामा रेज हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही रखते हैं। फिर एडिशन ऑफ द suitable impurities into the semiconductor is called, मतलब कि अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों के जोड़ को क्या कहा जाता है। मतलब कि अर्धचालक जो है, अर्धचालक का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर वो उदाहरण कौन है, जैसे कि सिलिकॉन है, एक सेमीकंडक्टर है, मतलब कि ये कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, कंडक्टिव प्योर होगा मेटल, मतलब कि जिसमें चालन पूरी तरीके से होगा। और एक होता नॉन कंडक्टिव, मतलब कि जिसमें चालन बिल्कुल नहीं होगा, तो उसे कहते हैं जैसे कि वुड है। और सेमीकंडक्टर ये दोनों के बीच की चीज है। तो इसमें क्या कहते हैं, उसमें अगर कोई अशुद्धियां मिलाई जाती है तो उसे कहते हैं डोपिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डोपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस फेयर, लेजिस फेयर नीति का अर्थ क्या है। तो लेजिस फेयर नीति का अर्थ है, अ, सबसे पहले तो लेजिस फेयर होता क्या है, लेजिस फेयर वो होता है जिसमें कि क्या होता है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो उसका भागीदारी नहीं होती है, इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है, प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इसमें क्या होगा, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ठीक, और प्रॉफिट मेकिंग के काम करते हैं। अब प्रॉफिट कैसे होगा, और तो कैसे होगा, जब लोग सामान कुछ खरीदेंगे, मतलब लेजिस फेयर पॉलिसी में क्या करेंगे, लोग सामान खरीदे तभी तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, सोवरन होता है। ठीक, और तो इसमें क्या होता है, अब प्राइवेट सेक्टर है तो क्या होगा, गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती है हर चीज पे, तो प्राइवेट सेक्टर वो कम कर देगा, तो मतलब इसका सी आंसर होगा, विड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। तो लेजिस फेयर पॉलिसी है वो जिसमें कि गवर्नमेंट का जो है पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ, जो कैनाडू जो वो है रिएक्टर इन द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट परफॉर्म बाई, एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, कौन सा, कैनाडू। और इसमें जो कूलेंट के तौर पे या मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें किया जाता है हैवी वाटर, हैवी वाटर यानी कि D2O, D2O यानी कि ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, यानी कि भारी जल। इसका यूज किस में किया जाता है, न्यूट्रॉन की रिएक्शन स्लो करने में, और जो है कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है। अगर सोडियम की बात करें हम लोग, तो सी तो हो गया इसका आंसर, सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि सोडियम एक Na इसका वो है, और इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और सोडियम जो है वो एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या
आग लग जाती है जिसमें, तभी इसे क्या किसमें भिगा के रखते हैं, इसमें इसे भिगा के रखते हैं मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन ऑयल में इसे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, तभी क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए इस वजह से, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये जल जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऐसी धातु है सोडियम जिसे क्या कटवाई नाइफ, मतलब कि जो नाइफ से काट सकते हैं, जैसे इतनी मुलायम होती है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, तो CO2 की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या एटमॉस्फेयर को गर्म करने में सहायक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली कितनी गैसें हैं, 6, जिसमें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही परफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मीथेन, ये सारी क्या हैं, ये सारी हैं और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सारी हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली गैस है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूड नॉन एज बाइल, मतलब कि कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, मतलब बाइल जो पित्त बनाता है, पित्त का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है लिवर। ठीक, और लिवर में जो ये प्रोड्यूस करता है, और एक्स्ट्रा जो बाइल हो जाता है, एक्स्ट्रा बाइल यानी कि एक्स्ट्रा पित्त कहाँ पे स्टोर होता है, ये पित्त की थैली में, पित्त की थैली, जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और लिवर का और क्या क्या काम है, अगर लिवर के बारे में और चीजें देखी जाए तो लिवर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, यूरिया जो कि इसका फार्मूला क्या है, NH2CO NH2। और यूरिया बनता है जो लिवर में, वो कौन सी साइकिल के थ्रू बनता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। ठीक, और यूरिया का निर्माण तो होता है, और यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया जो है लैब में बनने वाला पहला कंपाउंड है, बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड कंपाउंड होते क्या है, मतलब दो से दो एलिमेंट से मिलकर बने उन्हें कंपाउंड कहते हैं। तो यूरिया का हो गया। और लिवर में अगर बात करें तो लिवर में एक जो ग्लाइकोजन है वो भी स्टोर होता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ठीक, और लिवर में विटामिन ए का निर्माण भी होता है। और लिवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और जो लिवर है, लिवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बाहर विश्व की नहीं, जो मनुष्य है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लिवर है। मनुष्य में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। और लिवर की अगर बात करें तो लिवर की जो कैपेसिटी है, रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, रेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक, और लिवर में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लिवरी की अभी बात कर रहे हैं, लिवर में एक हेपरिन और एक फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन दो प्रोटीन पाई जाती है, और उनका काम क्या होता है, एक का काम है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमने देता, और फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। और जो फाइब्रिनोजन है ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि अगर कट जाएंगे बाहर खून नहीं निकलेगा, तो उसे जमाने के लिए कौन काम करेगी, प्रोटीन फाइब्रिनोजन, आउटसाइड। और ये ब्लड को नहीं जमने देगा कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी। तो ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं, लिवर में। और अगर बात करें तो ये हो गया लिवर के बारे में इतना सारा कुछ। अगर हम फिर किडनी की बात करें, किडनी के बारे में अगर हम देख लें कुछ थोड़ा, चलो फिर देखेंगे किसी और क्वेश्चन में। नेक्स्ट, किडनी किडनी के बारे में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। किडनी किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है,
नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। क्योंकि इसी बहुत सारे नेफ्रॉन हैं जो कहाँ पे बनते हैं? किडनी में। किडनी में होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा, उसका क्या? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो किडनी में क्या होता है? ब्लड ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, और वो कौन सी प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। और किडनी में जिससे कि ब्लड प्लाज्मा अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल्स, और जिससे बाहर जाता है ईफरेंट आर्टरियोल। ठीक, ईफरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स होते हैं, जिससे कि अंदर और बाहर होता है, जिससे कि क्या? प्लाज्मा अंदर जाएगा और ईफरेंट से बाहर जाएगा। ठीक है। और एक गुच्छा जो होता है इसका, नेफ्रॉन का, तो वो किसमें? बोमन्स कैप्सूल में होता है। चलो ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें ए इज द राइट आंसर, मतलब कि लिवर जो है, जिससे कि बाइल प्रोड्यूस होता है। अब सिवा केव कहाँ पे है? सिवा केव जो है वो कहाँ पे है? वो एलिफेंटा केव्स में है। एलिफेंटा केव जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और एलोरा केव और अजंता केव, ये भी केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अजंता केव्स कितनी है? 30। और टोटल कितनी है? 30। और 30 किसकी है? बुद्धिस्ट केव है, मतलब बुद्ध भगवान की केव्स हैं। और इनमें है क्या? इनमें लिखा है जातक टेल्स। जातक टेल्स का मतलब जो प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान की स्टोरी जो कहाँ पे लिखी है? अजंता की केव्स में। एलोरा केव में 34 केव्स हैं, जिसमें कि जिसमें कि 17 जो है वो बुद्धिस्ट केव हैं, और 12 हिंदू और 5 जैन की केव्स हैं। ठीक है। ये 34 केव हैं टोटल। और एलिफेंटा केव में क्या है? शिवा केव है। और शिवा केव में क्या है? एक मूर्ति है जो कि त्रिमूर्ति है, शिव जी की। त्रिमूर्ति शिव जी की, जिसमें कि उनकी त्रिमूर्ति है, जिसमें कि 3 फेसेस हैं, जिनमें एक डिस्ट्रॉयर है, एक प्रिजर्वर है, एक डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर, एक बनाने वाले और एक रखने वाले, और एक, मतलब 3 प्रकार की ये है। किसमें? अभी याद नहीं आ रहा है। तो त्रिमूर्ति है शिव जी की, किसमें? शिवा केव में, जो कि एलिफेंटा केव के अंतर्गत है, और ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द अल्टरनेटेड करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। मतलब कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी से अगर डीसी में कन्वर्ट करना है करंट को, अल्टरनेटिव करंट को, तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। मतलब कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। और अगर डायरेक्ट करंट से ये करते हैं अल्टरनेटिव करंट में, तो हम लोग करते हैं किसका? इन्वर्टर का यूज जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मर का काम है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को मापना। ये बहुत ही छोटे से छोटे करंट को भी माप सकता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम तक के करंट को कौन माप सकता है? ये गैल्वेनोमीटर माप सकता है। और अमीटर भी करंट को मापने के लिए यूज होता है। ठीक है। और अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर चेंज करना है, तो जो वायर लगाई जाएगी वो शंट जिसे कहते हैं, वो कैसी लगाई जाएगी? पैरेलल वायर लगाई जाती है गैल्वेनोमीटर से अमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्न में से जो कौन सी है वो हड़प्पन सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, 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 तो संबंधित
तो इसमें मेसोपोटामिया है, इजिप्शियन भी है, चीन भी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। संबंधित है, संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है ना, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है। नॉन शेड्यूल आर दोज बैंक हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन डैश शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। मतलब कि गैर निर्धारित बैंक वे हैं जिनमें आरबीआई के अधिनियम में, आरबीआई अधिनियम 1934 की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो मतलब कि ये जो है सेकंड शेड्यूल, जो आरबीआई एक्ट की जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें क्या रजिस्टर्ड होती हैं? शेड्यूल बैंक, नेशनलाइज बैंक रजिस्टर्ड होती हैं। तो जो दूसरी उसमें होती हैं, दूसरी शेड्यूल है आरबीआई एक्ट के, उसमें सारी नेशनलाइज बैंक होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिन्हें कहते हैं। और नॉन शेड्यूल वाली बैंकें जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगी। तो नॉन शेड्यूल में कौन सी आती हैं? जो नॉन शेड्यूल बैंकें होती हैं उन्हें कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जिला कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, वो किस में नहीं आती हैं? आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में नहीं आती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। और शेड्यूल जो सेकंड सूची में आरबीआई की, आरबीआई एक्ट 1934 में आती हैं जो, वो कौन कौन सी आती हैं? एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक, और एक आती हैं आरआरबीज आती हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आती हैं यानी कि सारी नेशनलाइज बैंक जो आती हैं, और या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये भी आती हैं किसमें? आरबीआई एक्ट में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो बैंक हैं जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई है, ये जितनी भी जो आपकी बैंक हैं, जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कौन सी हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। और आरआरबी जो है, आरआरबी मतलब कि रूरल रीजनल रूरल बैंक, जो कि नाबार्ड द्वारा ऑपरेट होती हैं, नाबार्ड इनमें सहयोग करता है। और जो आरआरबी है बनी कभी थी? 2 अक्टूबर 1975 को जो है पहली आरआरबी बनी थी, मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी आरआरबी की। और जो पहली आरआरबी है कौन बनी थी? आरआरबी प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक, जिसे जिसे कौन सी बैंक ने स्पॉन्सर किया था? सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक ने, ठीक। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एसबीआई क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बड़ी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ठीक। और एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में क्या हो गई थी? एसबीआई हो गई थी। और एसबीआई जो है नेशनलाइज कब हुई थी? ये हो गई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक, 1 जुलाई 1955 को। और आरबीआई है, आरबीआई बैंक का, आरबीआई बैंक कब बनी थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। और आरबीआई तो 1 अप्रैल 1935 को बनी थी। और आरबीआई बनी कब थी? 135। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक। और आरबीआई का है, आरबीआई जो है अपनी जो है सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक से कहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। और आरबीआई बैंक क्या है? आरबीआई बैंक जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। और आरबीआई बैंक की स्थापना तो देख ही लिया, और ये हिल्टन यंग कमीशन की मदद से बनी थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, फिर अब कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम के लगभग होता है ह्यूमन ब्रेन, ठीक। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? जो नर्वस सिस्टम होता है ना ह्यूमन ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसमें होता है न्यूरॉन, यानी कि उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। किसकी? नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। और जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट सेल होती है अपनी बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल, और सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, सबसे लंबी है और सबसे कम, दोबारा नहीं, एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं बन पाएगी, सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, ठीक। और जो ब्रेन है,
ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, मेनिंजेस। मेनिनजेस, ठीक। और मेनिंजेस के ऊपर एक बॉक्स भी होता है, जैसे कि अपने ब्रेन के ऊपर एक लेयर है जिसे मेनिंजेस कहते हैं, और मेनिंजेस के ऊपर एक हार्ड पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम, ठीक। तो क्रेनियम जो ऊपर का बॉक्स है और जो ऊपर की लेयर है, माइंड के ऊपर जो लेयर होती है दिमाग के ऊपर, उसे मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस में अगर सूजन आ जाए, इस लेयर में कोई इन्फेक्शन से अगर सूजन आ जाए, तो उसमें क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं उसे, मेनिनजाइटिस, ठीक। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर, जिसे दिमागी बुखार भी हो जाता है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट एवरेज एडल्ट पर्सन एट द रेस्ट। मतलब कि एवरेज जो है ब्रीदिंग रेट वो कितना होना चाहिए या कितना होता है, तो वो होता है 15 से 18। और ब्रीदिंग रेट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पायरोमीटर का। स्पायरोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और लंबा हो गया वीडियो, अब जल्दी जल्दी करते हैं। फिर निम्नलिखित में से ट्रॉफियों का क्या है, ट्रॉफियों को उनके खेलों से मिलाएं। तो रणजी ट्रॉफी किस में होती है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है, मतलब बी हो गया। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की है। आगा खान हॉकी का, मतलब कि BAC, 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 मतलब कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजास्टर किसके कारण होता है, तो सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर है वो होता है फ्लड के कारण, इज द राइट आंसर, ठीक। और अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, और इसमें 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, PS एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स, सबसे ज़्यादा हानिकारक सरफेस वेव्स होती हैं। और जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक को कहते क्या है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। और अर्थक्वेक को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ का, सीज्मोग्राफ, ठीक है। और सीज्मोग्राफ तभी अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं, सीज्मोलॉजी, सीज्मोलॉजी, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड मापना है किसका, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर नापना है तो क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, रिक्टर स्केल का, रिक्टर स्केल का। और अगर बात करें इसकी इंटेंसिटी की, अर्थक्वेक की अगर इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, इंटेंसिटी, तो उसे मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मर्केली स्केल का, मर्केली स्केल का यूज किया जाता है, ठीक। और चक्रवात की बात करें तो चक्रवात जो होते हैं, चक्रवात जिनमें कि क्या बीच में होता है लो प्रेशर और आसपास होता है हाई प्रेशर। और चक्रवात जो है, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर बीच में क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि भूमध्य रेखा है, और उसमें ऊपर क्या है, ऊपर को कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ गोलार्ध, और नीचे साउथ को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन है वो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, वाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, जो भी हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। और साउथ पोल में चलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इंडिकेट अमाउंट ऑफ, मतलब कि भूकंप की तीव्रता, अभी देखा म्यूरन की तीव्रता रिक्टर के स्केल से नापते हैं। और इसमें नापते क्या है, इसमें एनर्जी नापते हैं, मतलब कि कितनी एनर्जी का है, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज्ड है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे क्या है मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन किससे निकल के जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से होके जाते हैं। और इसे कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है इसे
कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हंगर कंट्रोल सेंटर और थर्स्ट कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। मतलब भूख प्यास का सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस है। और अगर बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है। कब, कहाँ पे, बच्चों के चेस्ट में प्रेजेंट होती है, और ये एंटी बायोटिक के रूप में काम करती है। और ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये लुप्त हो जाती है थाइमस ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर लगी होती हैं, किडनी के ऊपर, ठीक। और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइट फ्लाइट फियर के जब फाइट किसी से करते हैं, फ्लाइट या ऊंचाई पे होते हैं या किसी से डरते हैं, तो ये निकलता है, उसका सीक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, किसका, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन का। तभी, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन एंजाइम निकलता है, थायरोक्सिन एंजाइम, ठीक, जो कि क्या है, जो कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। और उसके लिए आयोडीन का कंजप्शन जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या, क्वार्टर हो जाएगा। तो टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब ये सेट टू बाद में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, ऐसे ही हम लोग पी सेट करेंगे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।